ये कहानी एक छोटे से कस्बे के युवा रवि के बारे में है, जो गरीबी और परेशानियों से घिर गया था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था, लेकिन किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। उनका एक ही सपना था कि वह एक दिन अमीर बनेंगी और अपनी मां को सभी दुखों से दुखी करेगी। लेकिन एक रात उसका जीवन अचानक बदल गया, और यह बदलाव कोई आम घटना नहीं थी, यह एक खतरा था। रात का समय था और रवि अपने पुराने और गोदाम में लेट गया था। बाहर बारिश हो रही थी और तेज हवाएं सितारों को जोर जोर से उछाल रही थीं। वह अपने स्टूडियो में डूब गया था। अचानक दरवाजे पर किसी ने तोड़ दिया। रवि शौक कर उठाओ, इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने दरवाजा खोला और सामने एक अजीब सी लड़की खड़ी थी। वह बिल्कुल सफ़ेद कलाबाज पहने हुए थी और उसके आंखों में अंधेरे में चमकती हुई दिख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, लेकिन लड़की ने धीरे से कहा, मैं अमीर बन सकती हूँ, अगर तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाओ। रवि पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। गरीबी से जूझते हुए उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही खराब हो गई थी, और अब उसे कोई भी मौका हाथ से देने का मन नहीं था। उन्होंने हामी के बारे में कुछ विचार विमर्श किया। लड़की ने उसे बस्ती के बाहर स्थित पुरानी और वीरान हवेली में बुलाया। वो हवेली में कई प्राचीन से वीरान पड़े थे और गांव में उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रसिद्ध थीं। रवि शास्त्री ने भी हवेली के अंदर प्रवेश किया। अंदर के दृश्य अजीब और खोखले थे। हवेली की दीवारों पर कूड़े की मोटी परतें जमी हुई थीं और एक अजीब सी इमारत की टूटी हुई हवा में धुंधली हुई थी। लेकिन लड़की पहले वहीं से उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा, रात भर यहाँ रुको और सूरज यात्रा से पहले मेरे एक काम में मेरी मदद करो। अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तारा लक्षपति बना द डॉक्यूमेंट। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वो एक कमरे के बीच में रोमांस करती रहती है और अपने दिल में अजीब सी उदासी घर रखती है। जैसे ही आधी रात की हवेली में होती हैं अजीबोगरीब घटनाएं। कभी दरवाजे पर आप चिल्ला बंद होने लगते हैं, कभी हवा में किसी के हंसने की आवाजें लेकर आते हैं। रवि को लगा कि वह यहाँ अकेली नहीं है, लेकिन वह लड़की से वादा किया था याद किया और दौरा किया जब भी वह वहां जा रही थी। हाल ही में कुछ देर में लड़की फिर सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई थीं और उसके खिलौने पर एक डरावनी मुस्कान थी। लड़की ने रवि से कहा, अब समय आ गया है, चलो मेरे साथ चलो। रवि ने अपना पीछा किया और वे दोनों हवेली के एक छुपे हुए द्वीप पर पहुंच गए। वहां एक पुराना बड़ा सा बक्सा रखा गया था। लड़की ने उसे गैजेट के लिए बुलाया। रवि ने बक्सा खोला तो दूसरी ओर चमक उठी। सोने में सोने और चांदी के सिक्के अलग अलग होते थे। रवि ने सोचा कि उसका भाग्य बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड को बंद कर दिया तो उसे बदल दिया गया। पूरा रूम जोर से हिलने लगा और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आ गईं। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अब भयानक और खतरनाक थी। रवि ने देखा कि सोने के सिक्के में अचानक खून बदल गया और उसके अंदर से हड्डियों का ढेर निकल आया। डर के मारे रवि ने लूटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे पकड़ लिए गए। लड़की ने अपनी तरफ देखा और कहा, तुमने सोचा था कि मैं पत्थर को अमीर बना दूं? नहीं, मैंने तीर को अपने जाल में फंसा लिया है। अब तुम मेरे साथ इस हवेली में हमेशा के लिए रहोगे। रवि की चीखें हवेली की दीवारों में, लेकिन उसके बाहर कोई सुन नहीं सका। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास, जहां उन्हें रवि का निर्जीव शरीर मिला। उनके चेहरे पर डर और राष्ट्रवाद की जमी हुई झलक थी। उसके हाथों में सोने का एक सूखा था, जो अब कूड़े में बदल चुका था। उस रात के बाद उस हवेली में कोई नहीं गया। लोग कहते हैं कि जो वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। मसान पंडा की कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराने शमशान घाट के पास एक बूढ़ा पंडा रहता था। लोग उसे मसान पंडा के नाम से जानते थे। उसकी उम्र करीब 70 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे।
पंडा का काम था शमशान घाट पर आने वाले मृतकों का अंतिम संस्कार करवाना और उनके परिवारजनों से दान दक्षिणा लेना। लेकिन पंडा के बारे में एक अजीब बात थी, वो केवल रात के समय ही शमशान घाट पर आता था, दिन में वह कहीं दिखाई नहीं देता था। गांव में कई कहानियां थीं कि पंडा को भूतों और प्रेतों से बात करने की शक्ति प्राप्त थी। कई लोग कहते थे कि पंडा के साथ अजीब घटनाएं होती थीं, जैसे कि उसे मृतकों के साथ बातें करते देखा गया था और शमशान घाट पर जाने वाले लोगों को रात के समय पंडा के डरावने चेहरे के दर्शन होते थे। एक रात गांव के कुछ युवक हिम्मत करके शमशान घाट पर गए। उन्होंने देखा कि पंडा एक जलती हुई चिता के पास बैठा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही वह पंडा के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। पंडा ने अचानक उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। युवकों को पंडा की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वे वहीं जड़ हो गए। उन्होंने देखा कि पंडा की आंखों में कई आत्माएं कैद थीं, जो मदद के लिए चीख रही थीं। पंडा ने जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी शमशान घाट के चारों ओर गूंजने लगी। युवक डर से कांपने लगे और बिना कुछ बोले वहां से भाग निकले। उसके बाद गांव में कोई भी व्यक्ति रात को शमशान घाट के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि पंडा एक शापित आत्मा है जो मृतकों की आत्माओं को अपनी आंखों में कैद कर लेता है। उस रात के बाद से गांव में कई अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रात को पंडा के डरावने हंसी की आवाजें सुनी और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने पंडा की आत्मा को शमशान घाट के पास घूमते हुए देखा है। समय के साथ पंडा की कहानी एक मिथक बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी रात के समय शमशान घाट के पास जाने से डरते हैं। उनका मानना है कि मसान पंडा आज भी वहां रहता है, मृतकों की आत्माओं को अपनी आंखों में कैद करने के लिए। बम बम कैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ये कहानी एक प्राचीन ब्रह्मा पिशाचिनी की है, जो सदियों से श्रापित है और मुक्ति की तलाश में है। लेकिन इस बार उसकी यात्रा सामान्य नहीं है, यह उसे एक आधुनिक हॉरर स्टोर तक ले जाती है, जहां वस्तुएं और भी डरावनी और रहस्यमय चीजें होती हैं। कहानी की पृष्ठभूमि। वर्ष 2000 में एक पुराना वीरान हॉरर स्टोर शहर के बाहर खुला। लोग हैं कि यहाँ अजीबो-गरीब कहानियाँ होती हैं, खिलौने खुद ब खुद हिलते हैं, शीशों में अजनबी चेहरे दिखते हैं और रात में वहाँ से अजीब कहानियाँ आती हैं। इस दुकान का मालिक एक अच्छा इंसान है, जिसका असली नाम और ए है। कहानी की शुरुआत। एक रात दुकान के मालिक ने गलती से एक प्राचीन वस्त्र या वस्तु खोल दी, जिसमें ब्रह्मा पिशाचिनी की आत्मा बंधी थी। ये वस्तु एक प्राचीन ताबीज या पुरानी किताब हो सकती है, जिसमें पिशाचिनी की आत्मा सैकड़ों वर्षों से कैद थी। अब ब्रह्मा पिशाचिनी उस श्राप से मुक्त होना चाहती है जो उसकी मृत्यु के बाद है। मुक्ति के लिए गठबंधन। ब्रह्मा पिशाचिनी ने प्रमाणित किया है कि वो केवल एक शक्तिशाली आत्मिक गठबंधन के माध्यम से ही अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। इस गठबंधन के लिए उसके स्टोर में सभी भूतिया शक्तियों और रहस्यमयी संपत्तियों का नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। परंतु उसके लिए एक बड़ा बलिदान होना चाहिए, एक जीवित स्टोर का मालिक, जिसने उसे अनजाने में मुक्त कर दिया था, अब वह आत्मा के लिए सबसे खतरनाक शिकार है। लेकिन पिशाचिनी के बारे में पता चलता है कि दुकान में और भी बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक सामान्य दुकान नहीं है, बल्कि कई प्राचीन और डरावने घटना। जैसे जैसे दुकान में रात गहरी होती है, अजीब और भयानक घटनाएं होती हैं। दुकान की हर वस्तु में एक अलग दानवी शक्ति दिखाई देती है। पुरानी गुड़िया, खून से सने कपड़े और विचित्र चित्र सभी के जीवन में आते हैं। ब्रह्मा पिशाचिनी और स्टोर के मालिक को अब सूचीबद्ध किया गया है। क्या वह अपनी आत्मा वाहक ब्रह्मा पिशाचिनी को मुक्त करना चाहेगा या उन दानवी शक्तियों से लड़ेगा जो स्टोर में बसी? अंतिम मोड़। जब अंतिम बिंदु आता है, तो स्टोर के मालिक को पता चलता है कि पिशाचिनी सिर्फ लिबरेशन नहीं चाहती, बल्कि वह पूरी दुनिया में अराजकता फैलाने के लिए इन दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहती है। उन्होंने फैसला किया कि यह गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने अपनी मंजूरी में उसे घेर लिया था और अब उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई देता है, या तो वह अपनी आत्मा को पवित्र करे और दुनिया को बचाए,
या वह इन भयानक शक्तियों से रहित हो जाए। ये हॉरर स्टोर अब केवल एक दुकान नहीं रह गया है, यह एक जिंदा नर्क बन गया था, जहां हर वस्तु, हर कोना नश्वर और आतंक का प्रतीक बन गया था। ये कहानी एक पुराने स्कूल से जुड़ी है, जिसे बहुत समय पहले बंद कर दिया गया था। ये स्कूल शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और लोग इसे भूतिया स्कूल कहने लगे थे। इस स्कूल की डरावनी कहानी सुनकर किसी की भी रूह कांप जाती थी। कहानी के अनुसार इस स्कूल में लगभग 50 साल पहले एक शिक्षक हुआ करता था जिसका नाम मिस्टर शर्मा था। मिस्टर शर्मा एक सख्त और अनुशासनप्रिय शिक्षक थे। वे बच्चों से बहुत कठोरता से पेश आते थे और उनकी सजा देने की आदत स्कूल के बच्चों में खौफ पैदा करती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे स्कूल में तबाही मच गई। एक दिन मिस्टर शर्मा ने एक छात्र को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह बेहोश हो गया। वह छात्र फिर कभी होश में नहीं आया। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने उस बच्चे की आत्मा को स्कूल में घूमते देखा है। वे कहते थे कि रात के समय स्कूल से किसी के चीखने की आवाजें आती थीं। धीरे धीरे स्कूल में इतने हादसे होने लगे कि उसे बंद करना पड़ा। स्कूल बंद होने के बाद भी लोग वहां जाने से डरते थे। स्थानीय लोग कहते थे कि उन्होंने रात के समय स्कूल के अंदर से अजीब सी आवाजें सुनी और खिड़कियों से किसी को देखे जाने की बात कही। कुछ लोग बताते हैं कि अगर कोई रात के समय उस स्कूल के पास से गुजरता था तो उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। एक बार कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाई और रात के समय उस स्कूल में जाने का फैसला किया। जब वे स्कूल के अंदर गए तो उन्हें एक कमरे में पुरानी किताबें और टूटे फूटे बेंच मिले। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे से बाहर निकले, उन्होंने एक बच्चे के हंसने की आवाज सुनी। डर के मारे वे भाग गए और कसम खाई कि फिर कभी उस स्कूल के पास भी नहीं जाएंगे। आज भी वह स्कूल वीरान पड़ा है। लोग मानते हैं कि उस स्कूल में उस बच्चे की आत्मा भटकती है, जो कभी मिस्टर शर्मा की सजा से पीड़ित हुआ था। जो भी वहां जाता है, वो कभी कभी रहस्यमय तरीकों से घायल होकर वापस आता है, और कई बार तो उसकी हिम्मत इतनी टूट जाती है कि वो इस घटना के बारे में किसी से बात तक नहीं कर पाता। ये कहानी भले ही कितनी भी डरावनी लगे, लेकिन इसने उस स्कूल के बारे में एक डरावना और रहस्यमय आभास पैदा कर दिया है, जिसे सुनकर आज भी लोग वहां जाने से डरते हैं। कहानी शुरू होती है एक प्राचीन गांव से, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे। उनका कहना था कि जंगल के अंदर एक अलौकिक महल है, जहां पहले एक विश्वासी और उसकी योगिनी रहती थीं। गांव के शिष्यों को ले जाया गया कि पिशाच ने अपनी काली साधनाओं से योगिनी को वश में कर लिया था। ये योगिनी अब अपनी गुलामी बन चुकी थी और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर गांव वालों को दीवाना बना चुकी थी और उनकी बलि मांगती थी। रात के समय जंगल से अजीब आवाजें और हंसी की गूंज सुनाई देती थी, और लोग कहते थे कि वह योगिनी की हंसी थी, जो जादू के आदेश पर शिकार ढूंढने जाती थी। गांव में कोई भी उस व्यक्ति की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की कविता आई। कविता को इन कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जो विज्ञान और तर्कशास्त्र की पढ़ाई करती थी। लेकिन गांव में आने के कुछ ही दिन बाद उसे लगा कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे खरीदना मुश्किल है। कविता ने तय किया कि वह उस कारखाने में विक्रेता का सच का पता लगाएगी। गांव के लोग उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी बातों पर रोक लगा दी। एक रात जब चांद पूरा निकला था, कविता ने अकेले जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह फर्नीचर से जुड़ा था, उसे वहां एक अजीब ठंड महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल दरवाजा था, जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही पुराने समय की चीजें और दीवारों पर अजीब तस्वीरें दिखाई देंगी। अचानक किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटी और देखा कि एक काले वस्त्र में एक तांत्रिक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके पीछे एक भयंकर रूप वाली योगिनी खड़ी थी, जो बंधी हुई लग रही थी। डॉक ने कविता की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
कविता ने साहस से कहा, मैं ये रहस्य क्यों उठा रही हूँ? तुम लोग आकर्षित हो जाते हो। रूढ़िवादी हंसा और बोला, यह मेरी शक्ति है और यह योगिनी मेरी दासी है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। कविता को महसूस हुआ कि योगिनी की आंखों में दर्द और बंधन था। उसने योगिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वोक ने उसे रोकने की कोशिश की। तब कविता को समझ में आया कि शैतान की शक्ति का स्रोत योगवाहिनी ही थी, जिसे अपनी काली साधनाओं से छोड़ा गया था। कविता ने दावा करके योगिनी को चॉकलेट के बंधन से मुक्त करने का उपाय खोजा। उसने अपने ज्ञान और साहस से शैतान की मूर्खताओं का पता लगाया। जैसे ही योगिनी मुक्त हुई, उसकी वास्तविक शक्ति वापस आ गई। शैतान का क्रोध हुआ, लेकिन अब उसकी शक्तियां नष्ट हो गईं। योगिनी ने पिशाच का अंत कर दिया और खुद को मुक्त कर लिया। जंगल का पुनर्निर्माण अब शांत हो गया था। योगिनी ने कविता को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने मुझे स्थिर रखा है, मैं कर्जदार हूँ। अब ये स्थान हमेशा के लिए शांति में रहेगा। कविता गांव वापस आई और उस रात के बाद गांव में कभी भी पिशाच या योगिनी का डर नहीं रहा। गांव वाले अब कविता की बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और उस मलबे में कोई भी डर के बिना जा सकता था। यहाँ एक डरावनी कहानी प्रस्तुत है। अशांत हवेली। रात के सन्नाटे में घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी। इस हवेली की कहानी वर्षों से चली आ रही थी कि वहां कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां रात को रुका कभी वापस नहीं आया। रवि और उसके 3 दोस्त बहुत बहादुर थे और इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली में रात गुजारेंगे और इस रहस्य को सुलझाकर गांव वालों को दिखाएंगे कि यह सब सिर्फ अफवाह है। अंधेरी रात में चांद की हल्की रोशनी के बीच चारों दोस्त उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर हर चीज धूल में ढकी हुई थी। पुरानी खिड़कियां, जाले और टूटी हुई कुर्सियां, सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, देखो, कुछ नहीं है यहाँ। ये सब झूठी कहानियां हैं। बाकी दोस्तों ने भी उसकी बात पर सहमति जताई और अपने बैग से खाने पीने का सामान निकालने लगे। लेकिन तभी अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ी दरवाजा जोर से बंद हो गया हो। सभी चौंककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी हंसी अचानक बंद हो गई और डर ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। जब उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से बंद था। घबराए हुए उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन हर खिड़की बाहर से जंग लगी हुई थी। बाहर का नजारा पूरी तरह से धुंधला हो गया था, जैसे हवेली ने उन्हें अपने अंदर कैद कर लिया हो। रात और गहरी होती जा रही थी और हवेली के अंदर की ठंड और बढ़ने लगी। अचानक एक कमरे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कदम बहुत धीरे धीरे मगर ठहराव के साथ पास आ रहे थे। डर के मारे सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उन्होंने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वह साया किसी इंसान की तरह दिखता था, मगर उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि और उसके दोस्तों की हिम्मत जवाब देने लगी। जब साया उनके पास पहुंचा तो उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह बुरी तरह से रो रहा था। साया ने धीरे से कहा, यहाँ से भागो, वरना तुम भी मेरी तरह फंस जाओगे। मैं भी एक इंसान था, लेकिन इस हवेली ने मुझे मार डाला। अब मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हूँ। साया की बातें सुनकर चारों दोस्तों का खून जम गया। वे जल्दी से भागने की कोशिश करने लगे, मगर हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जाम हो चुकी थीं। हवेली की दीवारों से अब चीखों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। अचानक हवा में एक जोर का झटका लगा और कमरे में सब कुछ घूमने लगा। उस साए ने अचानक से हवा में घुलकर चारों तरफ से हमला कर दिया। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 जोड़ी जूते पाए, लेकिन रवि और उसके दोस्तों का कहीं कोई अता पता नहीं था।
गांव वाले फिर से मानने लगे कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। आज भी लोग उस हवेली के पास से गुजरते समय कानों में अजीब सी आवाजें सुनते हैं और कभी कभी हवेली की खिड़कियों से सफेद साए झांकते हुए नजर आते हैं। समाप्त। काला साया। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में काला साया रहता है। कोई भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दिन ढलते ही हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती थीं। लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत साहसी और निडर था। उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था और वह इन कहानियों को बस मनगढ़ंत मानता था। एक दिन उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा और गांव वालों को साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात के समय अर्जुन एक मशाल और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और माहौल अचानक भारी हो गया। हवेली के बड़े दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर घना अंधेरा था और चारों ओर जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर अजीब सी दुर्गंध थी, मानो वहां सालों से कोई नहीं आया हो। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया उसे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने एक पुराने दरवाजे को खोला और पाया कि वह एक बड़े हॉल में आ गया था। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी जिसमें एक व्यक्ति की धुंधली छवि थी। अचानक वह पेंटिंग जीवंत हो उठी और अर्जुन ने देखा कि उस छवि की आंखें उसे घूर रही थीं। उसे एक पल के लिए लगा कि वह सब कुछ उसकी कल्पना है, लेकिन फिर हवा में अचानक से ठंडक बढ़ गई। तभी उसके पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर हवेली के चारों ओर से भयानक चीखें गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं उसे घेर रही हों। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अचानक हवेली के कोने से एक काला साया उभर कर आया। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम से गए थे। वो काले साए की ओर देखता रहा, जो अब उसके बेहद करीब आ चुका था। साए ने अपने लंबे हाथों से अर्जुन को पकड़ लिया और एक कड़कती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम भी हमेशा के लिए यहीं रहोगे। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असहाय था। उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। अंततः हवेली की खिड़कियों से बाहर केवल एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन गांव वाले अर्जुन को ढूंढने निकले, लेकिन हवेली के अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें अब एक नया चेहरा था, अर्जुन का चेहरा। लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि हवेली में सच में काला साया रहता है और जिसने भी उस जगह कदम रखा वह हवेली का हिस्सा बन जाता है। गांव वाले उस दिन के बाद फिर कभी हवेली के करीब नहीं गए और काला साया हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गया, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना हवेली था। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय वहां आने वाले लोगों को परेशान करता है। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि नाम का एक नौजवान जो नए नए गांव में आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक साहसी युवक था और उसे किसी भी तरह का डर नहीं लगता था। एक दिन उसने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर रात बिताएगा और सबको साबित कर देगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात का समय था, चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी। रवि ने अपनी टॉर्च उठाई और हवेली की ओर बढ़ा। जब वो हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है।
लेकिन उसने इसे अपनी मन की भ्रांति समझा और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हवेली में चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए थे। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया, तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ता गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और हवेली में अंधेरा छा गया। रवि ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्यों आए हो यहाँ? वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी उसकी टॉर्च फिर से जल गई और उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला था। वो औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी वह औरत बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में मार दिया। मेरे प्यार का यही हश्र हुआ और अब मैं इसी हवेली में कैद हूँ। रवि की आंखों में डर के साथ साथ दुख भी था। उसने उस औरत से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उस औरत ने कहा, तुम इस हवेली से चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भी वही हश्र हो जो मेरा हुआ था। रवि ने उस औरत की बात मानी और जल्दी से हवेली से बाहर निकल आया। वह समझ गया था कि प्यार का भी एक डरावना चेहरा होता है। उस दिन के बाद उसने कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया और गांव के लोग भी उसे हमेशा याद रखते थे। कहते हैं कि वह औरत अब भी उस हवेली में रहती है, अपने प्यार की सच्चाई की गवाह बनी, और जो भी उस हवेली में जाता है उसे उसके प्यार की कहानी सुनाने के लिए तैयार रहती है। पुरानी हवेली, एक खौफनाक रहस्यमय हॉरर स्टोरी। गांव के किनारे एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी, जो अब वीरान हो चुकी थी। वर्षों पहले वह हवेली किसी समय समृद्ध और आलीशान थी, लेकिन अब वहां जाने से हर कोई कतराता था। ग्रामीणों का मानना था कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जो रात होते ही जाग उठता था। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती कि वे कभी उस हवेली के आसपास न जाएं। हवेली की कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले, जब वहां एक धनवान जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। जमींदार का स्वभाव बहुत कठोर था और उसके अत्याचारों से लोग बहुत परेशान रहते थे। हवेली में दिन रात अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती, जैसे अजीब सी आवाजें, झांकती परछाइयां और रात के अंधेरे में किसी के रोने की आवाजें। लेकिन सबसे भयानक घटना तब हुई जब जमींदार की बेटी, जिसे पूरे गांव ने कभी देखा भी नहीं था, अचानक गायब हो गई। उसे हवेली के सबसे गहरे और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहां से कोई लौटकर नहीं आया। कहते हैं कि वह कमरा जादू टोने से भरा हुआ था और उसके दरवाजे को तोड़ने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की। गांव वालों का कहना था कि हवेली में जमींदार की बेटी की आत्मा अभी भी भटक रही है। वो हवेली के गलियारों में रात के समय घूमती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है, जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी। कई बार लोग हवेली के पास से गुजरते वक्त ठंडी हवाओं का अनुभव करते और कभी कभी हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन गांव के कुछ निडर नौजवानों ने तय किया कि वे उस रहस्य का पता लगाएंगे। वे रात के समय हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। टूटी फूटी सीढ़ियां, दीवारों पर जाले और हर कोने में अजीब सन्नाटा। जैसे ही वे उस रहस्यमयी कमरे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा गईं। उस कमरे में जमींदार की बेटी का कंकाल पड़ा था और उसकी आंखें मानो उन युवकों को घूर रही थीं। उस रात के बाद किसी ने उन युवकों को फिर कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि वे हवेली के रहस्य का हिस्सा बन गए और अब वे भी हवेली के भूतों में शामिल हो गए हैं। गांव वाले अब हवेली के आसपास भी नहीं जाते, क्योंकि जो भी उस हवेली में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली आज भी उसी तरह खड़ी है, अपने अंदर अनगिनत रहस्य और कहानियां समेटे हुए,
और हर रात वहां से वही रहस्यमय फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। प्लीज़ बम बम काशी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे।